हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्स्ट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSC 001 भारत और विश्व इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। आज हम इस वीडियो में जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका एक क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का और जो मार्क्स है 50 नंबर का आता है। इसमें 5 क्वेश्चन करने आपके अनिवार्य हैं। इसमें जो पर क्वेश्चन है 400 शब्दों में दिया जाएगा। आपके इस क्वेश्चन पेपर में 2 खंड आने हैं, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। खंड फर्स्ट में 5 क्वेश्चन होंगे, जबकि खंड सेकंड में 5 क्वेश्चन होंगे। दोनों खंडों में से आपको 2-2 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यानी खंड फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन खंड सेकंड में से। ऐसे में आपके दोनों खंडों में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। बचा एक क्वेश्चन, वो दोनों खंडों में से आप जो क्वेश्चन आपको सरल लगे, अच्छा लगे, वो क्वेश्चन कर दीजिएगा। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे में अगर कहा जाए कि खंड एक कोई से भी एक खंड में आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे और बचे हुए दूसरे खंड में से आपके 3 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को तो बड़े ध्यान से और बहुत ही समझदारी से करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। जून 2024 के क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने खंड फर्स्ट को एक्सप्लेन करा था। इस वीडियो में हम जून 2024 के खंड सेकंड को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की परमाणु नीति का वर्णन कीजिए। भारत की परमाणु नीति जो है वह एक सकारात्मक स्वरूप के रूप में है। भारत प्रारंभ से ही निशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से ही अस्त्र शस्त्रों की होड़ का विरोध करता रहा है और उसने विश्व स्तर पर निशस्त्रीकरण का समर्थन किया। भारत में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था, लेकिन भारत ने परमाणु हथियार नहीं बनाए थे और इसका प्रयोग केवल कृषि तथा अन्य कार्यों में किया गया। और दूसरा परीक्षण 11 मई और 13 मई 1998 में भारत ने सीमित मात्रा में परमाणु परीक्षण किया और ये घोषणा की हम किसी के ऊपर पहले प्रहार नहीं करेंगे और ना ही किसी परमाणु विहीन राष्ट्र पर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 11 मई और 13 मई 1998 में जो परमाणु एक्सपेरिमेंट करा था हमने, परमाणु परीक्षण, इससे हमने परमाणु बम का निर्माण किया। लेकिन अमेरिका ने भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पर कुछ सैनिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए और इन प्रतिबंधों को दिसंबर 1999 में हटा दिया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत एक परमाणु संपन्न देश होने से किसी को खतरा नहीं है। और जैसे ही हमने 1998 परमाणु परीक्षण करा तो भारत को एक परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया और यहाँ तक कि भारत ने ये आश्वासन दिया कि भारत की परमाणु नीति से विश्व के अन्य देशों को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अगर कोई हमें परमाणु बम की धमकी देता है या परमाणु बम से युद्ध करता है तो हम जब ही उसी स्थिति में हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम किसी भी हाल में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। केवल हम परमाणु जो परीक्षण है ये हम अपने विकास के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। भारत की परमाणु नीति की विशेषता, पहला है भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे, ताकि दुश्मन को लगे कि भारत के पास परमाणु बम है, इसलिए कोई हमें परमाणु बम की कोई धमकी ना दे। ये हम विश्व के देशों में अपना भय बनाए रखेंगे, इसलिए हमने भारत की परमाणु नीति को कायम रखा। यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ किसी कोई रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत इसके जवाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रहेगा। नेक्स्ट है, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि यानी जो NPT को हमेशा भेदभावपूर्ण माना और भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। NPT बनी थी 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, तो इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए भारत ने सदैव इसको भेदभावपूर्ण नीति माना। नेक्स्ट है, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण की संज्ञा दी और वे अणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों में प्रयोग करने के लिए अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। नेक्स्ट विशेषता है, भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं है, मतलब हम परमाणु नीति यानी परमाणु बम का पहले प्रयोग नहीं करेंगे। इस नीति के अनुसार
भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू परमाणु हथियारों के विरोधी थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने नाटो, एनपीटी और नई सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए और ना ही भारत ने 1974 और 98 में परमाणु परीक्षण में इन नीतियों के नियमों का उल्लंघन किया। तो इस तरह से भारत की परमाणु नीति ये थी और परमाणु नीति की विशेषताओं के बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, भारत और आसियान संबंधों का वर्णन कीजिए। जी, भारत दक्षिण एशियाई देश है, जबकि आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जो 10 देशों है। इस आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य विभिन्न एशियाई देशों के साथ क्षेत्रीय और व्यापार सहयोगात्मक नीति के द्वारा वाणिज्य, व्यवसाय और उद्योगों का विकास करना था। भारत ने भी पूर्व की ओर देखो सिद्धांत के अंतर्गत आसियान के देशों के कुल कूच आरंभ किया, क्योंकि भारत में भी 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उदारीकरण की नीति को अपनाई गई। मतलब उदारीकरण की नीति को अपनाया। इस नीति के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए मुक्त आर्थिक नीति का समर्थन भी किया। इस नीति के परिणाम स्वरूप आसियान देशों को भारत में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिला, अर्थात भारत की ओर आकर्षित हुए। इस तरह से भारत और आसियान के संबंध घनिष्ठ हुए। आज वर्तमान समय में भारत आसियान के देशों के साथ खुलकर व्यापार कर रहा है और भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपने प्रभाव को भी बढ़ाया है। अब बात करते हैं भारत और आसियान के बीच संबंध कैसे हैं। 1992 में भारत और आसियान देशों के बीच वार्ता हुई और महत्वपूर्ण 4 मुद्दों पर भारत ने आसियान देशों को सहयोग देने का निर्णय किया। सहयोग के क्षेत्र हैं व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व पर्यटन। इन 4 मुद्दों पर भारत और आसियान के बीच में समझौता हुआ और भारत ने ये सारी सहयोग देने का आश्वासन आसियान के देशों को दिया। 1995 में भारत और आसियान देशों के बीच वार्ता हुई जिसमें विकास के मुद्दों को चिन्हित किया गया, जिससे भारत और आसियान के देशों के बीच में मधुरता आई। तीसरा पॉइंट है, भारत और आसियान देशों के बीच मंत्री स्तर की वार्ता हुई जिसमें भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग को लेकर चर्चाएं हुई, जिससे दोनों के संबंध काफी बेहतर बने। नेक्स्ट पॉइंट है, आसियान देशों ने भारत को आसियान सुरक्षा मंच में आमंत्रित किया, क्योंकि जब आसियान देशों का जब सम्मेलन होता है तो उस मंच पर यानी आसियान सुरक्षा मंच पर भारत को उन्होंने एक मेहमान के रूप में आमंत्रित किया, जिसके अंतर्गत भारत और आसियान देशों के बीच सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा हुई, जिससे दोनों के संबंधों में मधुरता आई। नेक्स्ट है, भारत आसियान सहयोग समिति का निर्माण हुआ, क्योंकि भारत और आसियान देश यानी दोनों के बीच में एक सहयोग समिति बनी, जिसे भारत और आसियान के बीच सहयोग के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और भारत आसियान निधि की स्थापना भी की गई। 6 पॉइंट है, भारत और आसियान देशों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने छात्रवृत्ति देनी प्रारंभ की, जिससे दोनों के संबंधों में मधुरता आई। नेक्स्ट है, भारत बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि देशों के बीच विभिन्न प्रकार के समझौते करके सहयोग दे रहा है, जिससे भारत और आसियान के देशों के बीच में संबंध जो है वो मधुर बने। तो इस तरह से भारत और आसियान के बीच संबंध थे। अब बात करेंगे भारत और पश्चिमी एशिया के बीच आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यानी भारत और पश्चिमी एशिया जो है उसके बीच में जो आर्थिक सहयोग के जो मुद्दे उसके क्षेत्र में यानी आर्थिक क्षेत्र में इन दोनों के संबंधों को हम उजागर करेंगे। विश्व में केंद्रीय एशिया और पश्चिमी एशिया महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों में विश्व के 2/3 से भी अधिक प्रमाणित तेल भंडार और प्राकृतिक गैस अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जो आधुनिक उद्योग समाज के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की तेल खपत का लगभग 2/3 तेल इसी क्षेत्र से आता है, यानी पश्चिमी एशिया से भारत में 2/3 तेल आता है, जो कि भारत 2/3 तेलों की खपत करता है। इसका आधे से भी ज़्यादा इसी क्षेत्र से आता है। ऐतिहासिक रूप से ये उन लोगों और संस्कृतियों के लिए प्रवेश द्वार रहे हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता को काफ़ी गहराई तक प्रभावित किया, जिससे भारत और पश्चिमी देशों के साथ संबंध सदैव मधुर ही बने रहे। भारत और पश्चिमी एशिया के बीच आर्थिक सहयोग के संबंध। पहला पॉइंट है,
अब तक भारत की पश्चिमी एशियाई नीतियों ने बड़े पैमाने पर अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक दूसरे से अलग रखने पर जोर दिया। हमारे संबंध तो अच्छे बने, लेकिन हमने दोनों ने अपने अपने पक्षों को अलग रखा और किसी ने भी अपने पक्ष को दूसरे पक्ष पर नहीं थोपा। सेकंड यानी दूसरा पॉइंट है, भारत का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार काफी अच्छा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने इन वाणिज्यिक संपर्कों को और भी मजबूत प्रदान की, जिससे भारत और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ संबंध अच्छे बने। तीसरा पॉइंट है, फारस की खाड़ी और स्वेज नहर ऐसे मुख्य जलमार्ग हैं जिनके रास्ते भारत अधिकांश व्यापार किया जाता है, क्योंकि भारत का व्यापार एशियाई और भारत का व्यापार यूरोप के और अन्य देशों के साथ जो होता है उसके लिए हम स्वेज नहर और फारस की खाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम दोनों के संबंधों में मिठास आई। हवाई यात्रा और परिवहन के युग में पश्चिम की ओर जाने वाले विमान सेवा के संदर्भ में पश्चिम एशिया भारत की अभिन्न कड़ी बन चुका है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में मधुरता आई। पांचवा पॉइंट है, भारत के क्षेत्र से अत्यधिक आयात के मद्देनजर भारत के आर्थिक पहलू के लिए उचित कीमतों पर तेल की निरंतर आपूर्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो व्यापार होता है काफ़ी अधिक मात्रा में होता है और यहाँ से हमें तेल और अन्य भंडारों की आपूर्ति प्राप्त होती है। खाड़ी क्षेत्र में 30,50,000 से भी अधिक भारतीय प्रवासी कामगार हैं, यानी भारत के जो कामगार हैं, यहाँ के मजदूर लोग हैं, वो खाड़ी के क्षेत्रों में गए हैं और 3,50,000 के लगभग समथिंग है। तो उनका वार्षिक धन प्रेषण कुछ थोड़े से बिलियन डॉलर राशि के बराबर है, जिससे भारत के और पश्चिमी देश के जो पश्चिमी एशिया के देश हैं उनसे हमारे संबंध जो है वो मधुर बनते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध। ये नवा क्वेश्चन है। तो भारत और अफ्रीका के बीच बहुत संबंध जो है बहुत पुराना है। दोनों की सांस्कृतिक परंपराएं भी मेच लगभग खाती है और दोनों ही देश अफ्रीका और भारत औपनिवेशिक शासन के गुलाम रहे हैं और दोनों ने ही रंगभेद और भारत के अंदर अन्य जो घृणाएं फैलाई औपनिवेशिक सरकार ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और समय समय पर आंदोलनों का गढ़ बने रहेंगे। इसलिए भारत की सद्भावना अफ्रीकी देशों के साथ रही है और अफ्रीका के लोगों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करता है और भारत अफ्रीका को आदि मानव जाति का प्रतीक मानता है। इस बात पर विश्वास करता है कि ये लोग हमारी प्राचीन विरासत है। इस तरह से भारत और अफ्रीका के संबंध यानी व्यापारिक संबंध जो है वो मधुर बने। पहला पॉइंट है, बात करेंगे अफ्रीका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध। अफ्रीका को भारत के निर्यात में कच्चे तेल और दवा उत्पादकों का प्रभुत्व है, जो अफ्रीकी बाजारों में कुल निर्यात का लगभग 40% है। देख लीजिए, भारत का जो व्यापार जो दवाई उत्पादकों में और कच्चे तेल में 40%। नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2001 में 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2018 में 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। थर्ड पॉइंट है, अफ्रीका को भारत के निर्यात में कच्चे तेल और दवा उत्पादकों का प्रभुत्व है, जो अफ्रीकी बाजार में कुल निर्यात का लगभग 40%। जैसा मैंने आपको भी बताया, ये हेडिंग जो है ना बेटा, थर्ड पॉइंट ये दोबारा रिपीट हो गया। फोर्थ है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता भारत अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से अफ्रीका की ओर बढ़ा है, जहां कोयले और बॉक्साइट के अलावा कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के भंडार हैं, जिससे भारत और अफ्रीका के देशों के संबंधों में मिठास आई। फिफ्थ पॉइंट है, अफ्रीकी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है अफ्रीका। सिक्स पॉइंट है, भारतीय कंपनियों ने 2011 तक संसाधन समृद्ध महाद्वीप में 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया भारत कंपनियों ने, जिससे हमारा व्यापार और निवेश बढ़ा और जिससे दोनों देशों के संबंधों में मधुरता आई। 2010 में भारत दक्षिण अफ्रीका से 14 लाख टन कोयला आयात करके उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। आठवां पॉइंट है, 2023-24 में दक्षिण अफ्रीका को भारत का निर्यात
$71 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे हमारा व्यापार तेजी से हुआ। तो हम इस आधार पर अगर बात करें तो अफ्रीका और भारत के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो दिन पर दिन बढ़े हैं और हमारा जो व्यापार है काफ़ी उन्नत हुआ। भारत ने अफ्रीकी देशों में अफ्रीका में जाकर अपने निवेश को बढ़ाया और वहाँ से हमने बहुत सारे उत्पादों की चीज़ें प्राप्त करी, जिससे हम दोनों के साथ जो व्यापारिक संबंध है वो काफ़ी बड़े हैं। अब बात करते हैं समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का गंभीर विश्लेषण कीजिए। जी, ये समकालीन विश्व में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उसकी भूमिका बतानी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका क्या है। वर्तमान समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती है जो कंपनी अपने देश में तो स्थापित है, परंतु उस कंपनी की विश्व के अन्य देशों में भी शाखाएं स्थापित की हुई होती हैं, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें, जब एक कंपनियां विश्व के अन्य देशों में अपनी कंपनी स्थापित करती है और उसका संचालन एक देश से होता है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम भी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हमारा तात्पर्य है कि जो कंपनियां मूल रूप से एक देश में स्थापित होकर विश्व के अन्य देशों में अपनी शाखाएं खोलती हैं और वे वस्तुओं का व्यापार और निर्माण करती है, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जैसे कोका कोला, पेप्सी, कोलगेट आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, क्योंकि कोका कोला, पेप्सी, कोलगेट ये सब विश्व के सारे देशों में इनकी शाखाएं खुली हुई हैं। वर्तमान समय में अमीर और गरीब की खाई को कम करने के लिए विकासशील देशों में व्यापार और पूंजी निवेश एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस प्रकार के पूंजी निवेश से गरीब और अमीर दोनों देश विश्व स्तर पर लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण ने परस्पर निर्भरता की भावना को जन्म दिया। इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कंपनियों का विभिन्न देशों में आगमन हुआ है। इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां तेजी से बढ़ी हैं। अब बात करेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका के बारे में। जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जब स्थापित होती है उससे उच्च तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। जब एक देश दूसरे अन्य देशों में अपनी शाखाएं खोलेगा तो अपने देश की टेक्नोलॉजी भी उस देश में ले जाएगा, जिससे उच्च तकनीक को विकास को बढ़ावा मिला। सेकेंड है वस्तुओं के अनेक विकल्प, क्योंकि जब एक वस्तु के बहुत सारी कंपनियां बनाने वाली विकल्प खुलेंगे, बहुत सारी कंपनियां बनाएगी, तो जनता के सामने एक वस्तु के अनेक विकल्प खुल जाएंगे और जिससे वो सस्ती व कुशल वस्तु जो उसे अच्छी लगेगी वो वस्तु प्राप्त कर सकता है। ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। देश का आर्थिक विकास उन्नत होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जब भारत में जब हमारे देश में आएगी तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर टैरिफ भी देगी और यहाँ पर टैक्स भी देगी, जिससे हमारी सरकार की आय बढ़ेगी, जिससे देश का आर्थिक विकास होगा। सस्ती व कुशल वस्तुएं प्राप्त होती हैं, रोजगार में वृद्धि होती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जब आएंगी तो रोजगार भी देंगी, परंतु जो हाथ के कारीगर होते हैं उनमें बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। ये नेगेटिव पॉइंट भी है। वस्तुओं के आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब वस्तुएं आएंगी, जब वो कंपनियां अपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब देश में अपनी उद्योग स्थापित करेगी तो यहाँ से बनी हुई वस्तुएं भी लाएगी और यहाँ बनाएगी भी और यहाँ से बनी हुई वस्तुएं भी जाएंगी, तो इससे वस्तुओं के आयात और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इसमें प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलता है, प्रतियोगिता को। जब बहुत सारी कंपनियां आएंगी तो उनमें कंपटीशन होगा कि सभी कंपनी चाहेगी कि मेरी प्रोडक्ट यानी मेरी वस्तुएं ज़्यादा बिके, इसलिए उनमें कंपटीशन होगा, तो उसकी रेट भी कम होंगे वस्तु के और इसके साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ेगी। फिर है वित्तीय प्रवाह, और यहाँ पर वित्तीय प्रवाह यानी तेजी से जब कंपनी आएगी, पैसा इन्वेस्ट करेगी तो वित्तीय प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका थी। इसके साथ साथ कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कमियां भी हैं, जैसे कि लघु कुटीर उद्योग नष्ट हो जाते हैं। जब बड़े बड़ी कंपनियां स्थापित होने से देश के जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो उनसे प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं और छोटे लघु कुटीर उद्योग समाप्त हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी कमी है बहुराष्ट्रीय कंपनी की। दूसरा है प्रतियोगिता में छोटे उद्योग पिछड़ जाते हैं, हाथ के कारीगर बेरोजगार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएगी, यहाँ पर कंप्यूटराइज सारा जमाना जाएगा। जो पहले जो लोग थे, अशिक्षित लोग थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जहाँ पर एक वस्तु हाथ के कारीगर जब काम करेंगे 1000, जब कंपनी आ जाएगी, वो बड़ी बड़ी कंपनी वो आ जाएगी टेक्नोलॉजी, तो एक टेक्नोलॉजी की मशीन 1000 आदमियों का स्वयं काम करेगी, तो इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, हाथ के कारीगर बेकार हो जाते हैं। अपनी संस्कृति व परंपरा अन्य देशों पर थोपते हैं और हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होने के कगार पे आ जाती है और बाहरी देशों की संस्कृति हमारी संस्कृति परंपराओं पर हावी हो जाती है, जिससे अपनी संस्कृति व परंपरा अन्य देशों पर थोपने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी कंपनियां होती कमियां। तो हमने बात करी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कमियों के बारे में, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे कर लीजिएगा।